हाय, आई एम दीक्षा तिवारी एंड दिस इज पैसिफिक लर्निंग। आज के सेशन में हम लोग साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सोप एंड डिटर्जेंट, यानी कि साबुन और अपमार्जक। ये भी टॉपिक आपके मटेरियल्स ऑफ डेली यूज में के अंतर्गत आता है और काफी इंपॉर्टेंट है सीटेट या यूपी टेट की दृष्टि से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम सोप को कवर करते हैं, यानी कि साबुन। जो सोप होता है वो एक क्लींसिंग एजेंट होता है, यानी वो डर्ट रिमूव करने का काम करता है। ये डर्ट रिमूव किस तरीके से करता है, ये पूरे प्रोसेस के बारे में हम अभी आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या प्रोसीजर है पूरा का पूरा कि डर्ट रिमूव हो जाता है क्लोथ से। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लें कि सोप एक्चुअल में होता क्या है। तो सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड, यानी कि ये फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं। कौन से सॉल्ट? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। अब यहाँ पे लॉन्ग फैटी एसिड का मतलब क्या है? फैटी एसिड आपके ऑयल, घी, इन सब में मिलते हैं, ओके, उन सब के कंपोनेंट होते हैं। और यहाँ पे लॉन्ग का मतलब है कि इसमें जो अल्काइल ग्रुप होता है, वो कार्बन, उसमें जो चेन होता है अल्काइल ग्रुप का, वो बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसे लॉन्ग फैटी एसिड का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ फैट दैट बाइंड्स विद मटेरियल। क्लोथ में ऑयल पैचेस लग गए हैं, डर्ट लग गए हैं, तो उसको रिमूव करने का काम करता है सोप। किस तरीके से करता है ये हम अभी आगे के सेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करें कि सोप फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस में जो दो रिएक्टेंट हम लेते हैं, वो एक है आपका ग्लिसराइल एस्टर, यानी कि फैट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ग्लिसराइल एस्टर है ये स्टीयरिक एसिड का। दूसरा हम रिएक्टेंट ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पिछले वीडियो में जब मैंने यूजेस ऑफ आपको बेसिस बताया था, तो उसमें दो चीजें आपस में इंटरचेंज हो गई थी, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। जब हम सपोनिफिकेशन प्रोसेस में NaOH का इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि हम हार्ड सोप बना रहे हैं। किसी क्लोथ को धोने के लिए वो नहाने के पर्पज से यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर हमें कोई सॉफ्ट सोप बनाना है जो कि नहाने के प्रोसेस के लिए यूज हो या नहाने के लिए यूज किया जाए, तो वहां पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो ये आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा और इसे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो जब फैट रिएक्ट करता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें मिलता है सोप। वो सोप आपका हार्ड हो सकता है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सॉफ्ट हो सकता है अगर वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। साथ ही हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। अभी हम ग्लिसरॉल की इंपॉर्टेंस भी जानेंगे कि ग्लिसरॉल का क्या इंपॉर्टेंस होता है सोप में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हम लोग ने सपोनिफिकेशन का रिएक्शन देखा, उसमें जो हमें सोप मिल रहा था वो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से मिल रहा था या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से मिल रहा था, जो हम फैट में मिक्स कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सिंपल वे में हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे सोप का। तो इसका एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है अगर मैं लिखूं, तो वो होता है आपका आर, यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है आपका CH3 CH2 CH2, जो बहुत बड़ी लॉन्ग चेन है, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका इसमें जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, C है, उसमें आपका डबल बॉन्ड पे O अटैच है, और सिंगल बॉन्ड पे आपका एक और ऑक्सीजन है, प्लस उसके साथ आपका Na, या फिर Na की जगह अगर आप पोटेशियम यूज कर रहे हो तो पोटेशियम है। ठीक है, इसी को अगर मैं आयंस के फॉर्म में लिखूं तो ये O नेगेटिव हो जाता है और Na पॉजिटिव हो जाता है। ये आयंस का जो इंपॉर्टेंस है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे जब हम माइसेल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपका जो ये वाला है एल्काइल वाला पार्ट, वो आपका अलग तरीके से ट्रीट होता है, विच इज हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूर जाता है, रिपेल करता है। और जो आपका ये आयन वाला पार्ट है, कार्बोक्सिल और Na वाला जो पार्ट है, ये आपका वाटर से अटैच होता है क्योंकि ये अनायनिक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वे में हम सोप का फॉर्मूला RCOONA या RCOO लिख सकते हैं। यहाँ पे हम तीन तरीके के सोप के बारे में जान लें कि ये जो R है वो हम अलग अलग अगर लें तो उसका नाम क्या क्या होगा। अगर हम R की जगह C15H31 ले रहे हैं, ठीक है, COO वाला पार्ट तो सेम है, COO नेगेटिव वाला पार्ट सेम है। इसके आगे आप सोडियम या पोटेशियम दोनों कोई भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप सॉफ्ट सोप बना रहे हो या हार्ड सोप बना रहे हो। ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव यहाँ पे लग जाएगा अगर ये हार्ड सोप है तो, और इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम पाल्मिटेट अगर आपने R की जगह C15H31 यूज किया है तो।
नेक्स्ट है अगर R की जगह कौन सा है कंपाउंड, C17H35 है और आगे सिमिलर ही है, ठीक है, इसके आगे या तो सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा, तो उसे हम कहेंगे स्टीयरेट। नेक्स्ट है C17H33, ठीक है, तो अगर ये वाला आपका ऐड है R तो उसे हम कहेंगे ओलिएट। इसके नाम आप जिस हिसाब से सोडियम या पोटेशियम यूज करोगे उस हिसाब से चेंज होगा, जैसे सोडियम पाल्मिटेट भी हो सकता है, पोटेशियम पाल्मिटेट भी हो सकता है, सोडियम स्टीयरेट भी हो सकता है, पोटेशियम स्टीयरेट भी हो सकता है, सोडियम ऑलिएट भी हो सकता है, पोटेशियम ऑलिएट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर रहे हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर रहे हो। ओके, अब हम देखते हैं कि क्लींसिंग जो प्रॉपर्टी है सोप की वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है, तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप आराम से इसे रिकॉल कर सकते हो, ये वहीं से लिया गया है। सबसे पहले एक टर्म है जो सबसे पहले लिखा है माइसेल, ठीक है, तो यहाँ पे माइसेल का फॉर्मेशन होता है, ये है क्या चीज इसके बारे में पहले जानते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले सोप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो अभी हम सोप के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम C17H35 वाली बात कर रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हम अगर बात करें, मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये रहा आपका R जो कि बहुत लंबा चेन है, फिर था आपका CO, और लास्ट में था आपका आयनिक Na, ठीक है, Na पॉजिटिव यहाँ पे लिखेंगे और O के आगे लिखेंगे हम नेगेटिव, ठीक है, ये रेडिकल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ये दो रेडिकल्स हो गए, आपको यही मदद करेगा क्लींसिंग एजेंट में। यहाँ पे जो ये पार्ट है आपका C वाला, C से लेकर के Na वाला पार्ट तक, कार्बोक्सिल ग्रुप से लेकर के सोडियम वाले पार्ट तक, ये वाला पार्ट जो आपका कहलाता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है आपको फिगर में, ठीक है, ये पार्ट कहलाता है आपका हाइड्रोफिलिक एंड। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड, या फिर हम इसे पोलर एंड भी कह सकते हैं, बिकॉज ये आयनिक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो आपको टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो टेल वाला स्ट्रक्चर है ये आपका कहलाता है हाइड्रोफोबिक, यानी ये टेल वाला स्ट्रक्चर आपका अल्काइल ग्रुप है, जो R एक लॉन्ग चेन हम बता रहे थे अभी, ठीक है, C17H35 या फिर C15H31, वो R वाला जो ग्रुप था वो आपका हाइड्रोफोबिक है या फिर नॉन पोलर है। तो सबसे पहले समझ लें कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होता क्या है। हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट में हमने देखा यहाँ पे आयंस हैं, ठीक है, तो ये आराम से वाटर के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके पास आयंस हैं तो वाटर के साथ ये अटैच हो जाएगा। फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी टुवर्ड्स, ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब होता है लव, एफिनिटी या फिर अट्रैक्शन। तो वाटर की ओर अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इसके पास आयन है, और वाटर के पास भी आयन होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो वहां वो अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इसे पोलर एंड भी बोल रहे हैं। और जो ये वाला पार्ट है सोप का, यानी कि जो जिसे हम टेल जैसा दिखा रहे हैं, यानी कि जो अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट है, वो एक्चुअली में हाइड्रोफोबिक है। फोबिया मतलब फियर यानी डर, और हाइड्रो मतलब वाटर, यानी वो वाटर से दूर भागेगा, रिपेल करेगा, जैसा कि यहाँ पे आप इस फिगर में भी देख सकते हो। ये आपका टेल स्ट्रक्चर है और ये आपका कार्बोक्सिल वाला स्ट्रक्चर है, ये Na वाला है। तो ये वाला जो दोनों पार्ट है ये आपका हाइड्रोफिलिक हो गया, और ये वाला जो पार्ट है आपका वो आपका हो गया हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो यही हमारे क्लिनसिंग एजेंट में एक्ट करता है। जो आपका टेल वाला स्ट्रक्चर है वो चला जाता है डर्ट के साथ, और जो आपका आयनिक वाला स्ट्रक्चर है यानी हाइड्रोफिलिक वाला स्ट्रक्चर है वो चला जाता है आपका वाटर के साथ। और इस तरीके से जो डर्ट होता है वो आपका क्लोथ से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसे ये टेडपोल स्ट्रक्चर है। जब हम कोई भी क्लोथ वाटर में डालते हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो उस क्लोथ पे जो फैट लगा हुआ है, ओके, फैट है, डर्ट है, तो ऑयल पैचेस जो हैं उसमें क्या होगा कि ऑयल की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा आपका ये अल्काइल ग्रुप, आर वाला जो ग्रुप था वो ऑयल की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक है तो वाटर की ओर तो अट्रैक्ट नहीं होगा, ये ऑयल या फिर जो भी डर्ट है उसकी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो आपका ये वाला पार्ट है यानी कि हेड पार्ट जिसको बोलेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है Na वाला पार्ट हो गया, COO Na वाला पार्ट, वो वाटर की ओर है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो कि वाटर की ओर ये सारे जो हेड हैं ये वाटर की ओर अट्रैक्टेड पोजीशन में है, और बीच में ये आपका डर्ट है, डर्ट की ओर आपका टेल जो है वो चिपके हुए हैं, ठीक है। तो
तरीके से कई सारे टेडपोल स्ट्रक्चर आपस में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को माइसेल कहते हैं। यानी अगर वाटर में हमने साबुन मिलाया और वहां पे फोम जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, यानी हमें समझ जाना है कि माइसेल फॉर्मेशन हो चुका है और क्लींसिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। यानी कि जो टेल वाला पार्ट है वो डर्ट में जाके अटैच हो गया है और जो आपका हेड वाला पार्ट है वो आपका अटैच हो गया है वाटर में, और अब डर्ट आराम से आपके क्लोथ से बाहर हो जाएगा। और जब वो वाटर से आप क्लोथ को निकालोगे तो जो डर्ट होगा वो आपका पानी को गंदा कर देगा और आपका जो क्लोथ होगा वो साफ हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ क्लींसिंग प्रोसेस ऑफ सोप, ठीक है। माइसेल फॉर्मेशन होता है, फोम फॉर्मेशन होता है, और जो आपका दो पार्ट है, हेड पार्ट और टेल पार्ट, वो अलग अलग हो जाते हैं। एक हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, इसके बारे में एक बार पढ़ भी लें। जो माइसेल है आपका, वो हेल्प करता है क्या करने में, डर्ट को डिसॉल्व करता है वो वाटर में, ठीक है, और क्लोथ को करता है क्लीन। माइसेल जो है वो आपका सॉल्यूशन में रह जाता है, ठीक है, और स्कैटर करता है लाइट को। और हमने कोलॉइड सॉल्यूशन वाले में पढ़ा था कि यहाँ पे आपका कोलॉइडल स्ट्रक्चर बनता है, और कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसी फिनोमिना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक जानने वाली बात है। दूसरा है कि सोप सॉल्यूशन जो होता है इसी वजह से क्लाउडी दिखता है, बिकॉज जो माइसेल है स्टे इन सॉल्यूशन एज कोलॉइड, वो कोलॉइड फॉर्म करता है और वो लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सोप जो है, सोप सॉल्यूशन जो बनता है वो थोड़ा सा क्लाउडी स्ट्रक्चर दिखता है, वाइट वाइट फोम जो उसमें बन जाता है। नेक्स्ट बात करें कि सोप हमारे कब काम नहीं होता, जब वाटर आपका हार्ड वाटर है। अब ये हार्ड वाटर क्या होता है? वाटर आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर और एक होता है आपका हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो जो जिसमें आपके मैग्नीशियम या कैल्शियम के यानी कि मिनरल सॉल्ट नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बट वो वाटर जिसमें इनके सॉल्ट पाए जाते हैं, यानी वाटर दैट हैव मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट, उन्हें हम हार्ड वाटर कहते हैं। इसमें सोप काम नहीं आ पाता। अगर हम सोप इसमें मिलाएंगे तो माइसेल फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। एक मैला सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा जिसको हम स्कम कहते हैं। वहां पे माइसेल फॉर्मेशन नहीं होगा, और माइसेल फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा तो क्लिनसिंग प्रॉपर्टी काम ही नहीं करेगी सोप की, ठीक है। तो वहां पे एक स्कम बन जाएगा, और स्कम की वजह से, ठीक है, वो मैल टाइप स्ट्रक्चर होता है, स्कम की वजह से हिंडर करेगा क्लिनसिंग प्रॉपर्टी में सोप के, और सोप यहाँ पे किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये रिएक्शन हम एक बार देख लेते हैं हार्ड वाटर में। मैंने अभी बताया हार्ड वाटर में आपके सॉल्ट है किसका, कैल्शियम का या फिर मैग्नीशियम का, और ये रहा हमारा RCOONA यानी कि सोप। सोप रिएक्ट करेगा, जो भी आपका हार्ड वाटर है उसमें मिनरल सॉल्ट है, यहाँ पे आपको एक सॉल्ट मिलेगा NaCl, बिकॉज ये जो Na है आपका वो रिएक्ट करेगा, वो Cl के साथ अटैच हो जाएगा, और ये Ca जो है वो आपका इसके साथ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीयरेट, जो कि क्या करेगा, हिंडर करेगा वॉशिंग में, और क्या फॉर्म कर देगा, स्कम। तो मिसले की जगह स्कम बन गया, जिसकी वजह से अब क्लींसिंग जो प्रॉपर्टी है सोप की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसी वजह से डिटर्जेंट आया, और इस प्रोसेस में हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। जहाँ पे हार्ड वाटर होता है हम वहाँ पे डिटर्जेंट का यूज करते हैं, और ये ज्यादा यूजफुल होता है, ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट वाटर में भी आराम से क्लींसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है और हार्ड वाटर में भी आराम से क्लींसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। लेकिन सोप की जो लिमिटेशन है वो केवल सॉफ्ट वाटर तक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में थोड़ा सा टाइप ऑफ सोप पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है टॉयलेट सोप। तो ये आपका थोड़ा बेटर ग्रेड फैट का यूज किया जाता है इसमें, ओके। थोड़ा सा कलर एंड परफ्यूम भी डाले जाते हैं इसमें, ठीक। तो ये आपका जनरल सोप हो गया। नेक्स्ट है आपका लॉन्ड्री सोप। तो लॉन्ड्री सोप की बात करें, ठीक है, साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि अच्छे से फोम बने तो डर्ट आराम से साफ हो पाए। तो उसमें कुछ हम ना एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जिसको फिलर्स कहा जाता है। तो वो हो गया आपका रोजीनेट ऐड करते हैं, सोडियम सिलिकेट ऐड करते हैं। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडिंग रोजीनेट? रोजीनेट ऐड करते हैं ताकि फोम ज्यादा बने, है ना, लेथर ज्यादा बने, लेथर फॉर्मेशन ज्यादा हो। फोम जितना ज्यादा बनेगा यानी माइसेल उतना ज्यादा बन रहा है, माइसेल जितना ज्यादा बनेगा यानी सफाई उतनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो डर्ट में चिपक जाएगा और हाइड्रोफिलिक वाटर में चिपक जाएगा, और ये दोनों
अलग अलग हो जाएंगे और डर्ट को क्लोथ से अलग हो जाएगा, कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोप। ठीक है, फ्लोटिंग सोप है ये आपका मेड बाय बिटिंग टाइनी एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग। हार्ड होने से पहले, ठीक है, बीट किया जाता है थोड़े टाइनी एयर बबल्स को। तो ये आपके उतने सिलेबस में नहीं है, बट आपको केवल टाइप याद रखना है। नेक्स्ट है सोप कुछ ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट क्वालिटी सोप में कैसे डाली जाती है? ठीक है, इसमें डिजोल्व किया जाता है, डिजोल्व सोप इन इथेनॉल। ग्लिसरॉल का भी यहाँ पे यूज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इथेनॉल एंड देन इवेपोरेट द एक्सेस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं, ठीक है, इथेनॉल में उसको डिजोल्व करके। तो ये याद रखिएगा कि ट्रांसपेरेंट सोप में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो इथेनॉल का यूज किया जाता है। कई बार मेडिकेटेड सोप भी होते हैं, है ना, जैसे स्किन डिजीज की वजह से डॉक्टर्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, तो वो मेडिसिनल वैल्यू के लिए होता है। ठीक, लास्ट है आपका शेविंग सोप। आपको पता होगा शेविंग सोप में बहुत ज्यादा फोम बनता है, फॉर्म होता है, लेथर बहुत ज्यादा बनता है। यानी कि मैंने अभी बताया था कि फोम बनाने में ग्लिसरॉल का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और रोजिनेट का तो होता ही है, रेजिन्स मिलाए जाते हैं फोम बनाने के लिए। और जो ग्लिसरॉल होता है वो एक्चुअली में फोम जल्दी ड्राई ना हो जाए, ओके, फोम जल्दी सूख ना जाए, खत्म ना हो जाए, इसीलिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, ग्लिसरॉल मिलाते हैं। तो सबसे पहले रेजिन्स मिलाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फोम बने, और ग्लिसरॉल मिलाया जाता है ताकि वो जल्दी ड्राई ना हो। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं डिटर्जेंट के बारे में, जो कि सुटेबल होता है आपका दोनों में, हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी। हम पढ़ चुके हैं कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो सबसे पहले तीन तरीके के डिटर्जेंट होते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि कितने तरह के होते हैं। जो आपका अनायनिक वाला है ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, बाकी के एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। तो पर्टिकुलरली ये होता क्या है, अगेन ये भी सॉल्ट है, ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट है, किसका, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन। अगेन हम लॉन्ग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो कार्बन की कैटेनेशन वाली चेन है वो बहुत लंबी है, ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, यानी ये सोडियम सॉल्ट है सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन का। अब ये सल्फोनेटेड ग्रुप क्या है, जैसे आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा होगा, ये अगेन एनसीईआरटी से एग्जांपल लिया गया है। तो सबसे पहले आपको लोराइल अल्कोहल दिख रहा है, इसमें हमने H2SO4 मिलाया, तो हमें मिला लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद हम इसमें वही सपोनिफिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, हम NaOH मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो ये सोडियम जो है वो H को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे आपको एक सल्फोनेट आयन मिलेगा, दिख रहा होगा आपको, ये R ग्रुप है, बड़ा सा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा होगा, C और H वाला, और इसके बाद आपको ये आयन वाला ग्रुप दिख रहा होगा। ठीक, तो इसका भी क्लिनसिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सोप की तरह ही होती है, क्योंकि इसके पास भी आप देख रहे हैं, ये वाला भी एक एग्जांपल है, इसके पास भी एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है और एक पार्ट है आर वाला पार्ट, जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक। अगेन ये भी ऐसे ही मिसले फॉर्मेशन करेगा और इसमें स्कम जैसी चीज नहीं बनेगी। तो जो ये वाला पार्ट है वो आपका हो जाएगा हाइड्रोफोबिक, यानी कि नॉन पोलर, और वो डर्ट में मिक्स हो जाएगा। और जो ये वाला पार्ट है सल्फोनेट वाला, ठीक है, सल्फोनेट वाला पार्ट आपका वाटर के साथ चला जाएगा, और इस तरीके से डर्ट को रिमूव करने में हमें मदद मिलेगी। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी आपका एक डेफिनेशन है, ठीक है, बट दोनों चीज करेक्ट है। तो ये हो गया आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की खासियत यही है कि ये एक्चुअल में हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही बहुत कारगर होता है, ठीक है ना। और भी तरीके के आपके डिटर्जेंट हैं, एक हो गया आपका कैटाइनिक और एक हो गया नॉन नॉन आयनिक। तो जब हम एनायनिक पढ़ रहे थे, यानी कि उसमें सल्फोनेट आयन जो था, ठीक है, जो आपका एनायन वाला पार्ट है वो क्लींसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है कैटाइनिक डिटर्जेंट का, क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइन, ठीक है, विद एसीटेट हो गया, क्लोराइड हो गया। तो इसमें आपको यहाँ पे ब्रोमाइड क्लोराइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ब्रोमाइड की जगह क्लोराइड भी हो सकता है, एसीटेट भी हो सकता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, क्वाटिनरी, ठीक है, क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट है। ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जर्म्स को हटाने के काम आता है ये, ओके। नाउ थर्ड थर्ड वन इज नॉन आयनिक, इसमें कोई आयन नहीं होता, ठीक है, डिश वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है, और ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हो।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें सारा दिया हुआ था, बट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनायनिक वाला। और इसकी इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है कि हार्ड वाटर में भी कौन ज़्यादा यूजफुल होता है, फ्रूटफुल होता है, वो है आपका डिटर्जेंट। ओके, सोप नहीं होता। बट अगर हम बात करें कि सोप और डिटर्जेंट में इन्वायरमेंट को लेकर के कौन ज़्यादा अच्छा होता है, तो डिटर्जेंट की यहाँ एक कमी है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। सोप आपका बायोडिग्रेडेबल है, बट डिटर्जेंट जो होता है वो आपका इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये उसकी लिमिटेशन है। सो दैट वाज द सेशन। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में हमने सोप के प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से माइसेल फॉर्मेशन करके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट को अलग करता है और डर्ट को क्लोथ से अलग कर देता है। तो क्लिनसिंग एजेंट के रूप में वो किस तरीके से काम करता है हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा कि हार्ड वाटर में किस तरीके से सोप ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाता, दैट्स वाई हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं ताकि हम हार्ड वाटर या फिर सॉफ्ट वाटर दोनों में ही क्लिनसिंग प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इसी में हमने डिटर्जेंट के टाइप पढ़े, सोप के टाइप पढ़े। सोप के तीनों टाइप हमने पढ़े कि अलग अलग जो एल्काइल ग्रुप होता है वो चेंज कर देने से उसका नाम चेंज होता है। दो तरीके के सोप ऐसे भी पढ़े हमने कि अगर उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं तो हार्ड सोप बनता है, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सपोनिफिकेशन में यूज कर रहे हैं तो सॉफ्ट सोप बनता है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। बाकी आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अभी हम लगातार कुछ वीडियोस लेके आएंगे बायोलॉजी के। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन जो पहले के लाइन से हम चल रहे थे सीटेट के, तो उसमें हमने फूड एंड न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल्स, उसके बाद फाइबर्स में सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, ये सब कवर कर लिया। बाकी इसके अलावा हमने मैटर्स भी कवर कर लिया। आज हमने सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब, वो हम लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी अलग अलग जो किंगडम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक दो दिन में वो वीडियो आ जाएगा, आप ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड तब तक के लिए थैंक यू।